हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के पास। आज हम बात करते हैं कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, तो हमारे पास एक कलर कोड मेथड है जिसकी हेल्प से हम कार्बन रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन रेजिस्टेंस है क्या चीज़, इनका हम अपने बेसिकली जो हमारे होममेड सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, जैसे टीवी हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर है, सॉरी इन्वर्टर है, इनमें हम इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है कार्बन रजिस्टर्स का वो हमारे पास आता है मोबाइल फ़ोन चार्जर्स के लिए। चलिए करते हैं बातें कार्बन रजिस्टर्स से हम रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, क्या इनकी पहचान होती है, पहचान भी बताई जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं इनमें रेजिस्टेंस के लिए एक तरीका है, एक ट्रिक है। इसके लिए एक टेबल होती है, जिस टेबल को याद करना होता है सबसे पहले हमें। तो इसकी टेबल जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये यहाँ पर कलर्स होती, ये है हमारे पास कलर। इसके लिए कॉलम हम बनाते हैं। पहला कॉलम जो आता है वो आता है कलर के लिए, दूसरा हम यूज़ करते हैं डिजिट्स के लिए, तीसरा हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लायर यानी कि 10 की पावर्स का मल्टीपल होता है। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं टॉलरेंस हमारे पास बेसिकली ये हमें इंडिकेट कराएगा कि जो रेजिस्टेंस है वो कितना वेरी, ये टॉलरेंस हमारा हमें इंडिकेट कराएगा, एक तरह से हमें बताएगा कि जो एक्यूरेसी है वो कितनी आ रही है, परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी आ रही है टॉलरेंस के। टॉलरेंस हमारे पास ओनली तीन ही रिजल्ट्स के लिए होगा। पहले हम टेबल के बारे में बात करते हैं। पहले नंबर पर ब्लैक के लिए डिजिट 0 से कलर्स जो होंगे हमारे पास ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और आखिरी में नो कलर के लिए रीज़न बाद में बताऊंगा क्या है ये। और इनके लिए जो डिजिट्स होंगी वो 0 से लेकर 9 होंगी, और जो मल्टीप्लायर्स होंगे वो 10⁻0 से लेकर 10⁻9 तक होंगे वाइट तक के लिए। और अगर हम गोल्ड सिल्वर के पास जाते हैं तो वो 10⁻⁻1 और 10⁻2 कंटेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो पहले हम इस टेबल को याद करने के लिए तरीके का यूज़ करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जितने भी हमारे पास ये कलर्स हैं, इन कलर्स का हम फ्रंट यानी सबसे पहला वाला स्टार्टिंग वर्ड लेते हैं। जैसे बी, सबसे पहले ब्लैक का बी ले लिया, ब्राउन का बी, रेड का आर, ऑरेंज का ओ, येलो का वाई, ग्रीन का जी, ब्लू का बी, वायलेट का वी, ग्रे के लिए जी, वाइट के लिए डब्ल्यू। इस तरीके से हमने यूज़ करना है ये। ठीक है, चलिए हम एक टेबल बना लेते हैं पहले याद करने के लिए। कैसे याद करना है, देखिए हम इनको अब जोड़ते हैं, आपस में एक साथ लेते हैं। बी आर ओ वाई रॉय, बी रॉय, जी स्टैंड्स फॉर ग्रीटेन, नॉट ग्रीटेन, ग्रेट, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेट। और बी जो होगा हमारा यहाँ पर बी इंडिकेट करेगा हमारा ब्रिटेन के लिए, वी हमारा होगा वेरी, जी हमारा होगा यहाँ पर गुड, डब्ल्यू होगा वाइफ। तो हम देखते हैं बी दोबारा से हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये याद करने का हो गया हमारा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर, वेरी गुड वाइफ। ठीक है, और ये हमारे पास है जो लास्ट में हमने लिखा हुआ है, ये हमें याद रखना है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस हो गया यहाँ पर नो कलर्स के लिए। अब हमारे पास कोई भी कार्बन रजिस्टर होगा, हम उसमें से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। और एक बात और, यहाँ पर हम देखते हैं, अगर अल्फ़ाबेट हम देखते हैं बी ब्लैक है, ब्राउन है और फिर ब्लू भी आ रहा है, तो हमारे पास कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम कौन सा वर्ड यूज़ करें। तो अब हमें क्या करना है, हमें अल्फ़ाबेटिकल यूज़ करना है। अल्फ़ाबेटिकल में अगर हम देखते हैं तो बी, ब्लैक और ब्राउन, इनमें सबसे पहले ब्लैक आएगा, तो ब्लैक, उसके बाद ब्राउन आ गया। अब ऐसे ही हमारे पास दो चीज़ें और हैं, जी एक बार ग्रीन के लिए आ रहा है, एक बार ग्रे के लिए आ रहा है, और एक बार गोल्ड के लिए भी आ रहा है। तो हमें देखना है, गोल्ड तो हमारा सबसे लास्ट में रखना है, गोल्ड को तो हमें अभी यूज़ ही नहीं करना। तो हमारे पास दो ही कलर हैं यहाँ पर, ग्रीन और ग्रे। तो ग्रीन और ग्रे में अगर हम अल्फ़ाबेटिकली जाते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली पहले ग्रीन आएगा और फिर ग्रे आता है। तो वही सीरीज़ हमारी बनती है ये कंप्लीट।
ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारे पास पावर्स हो गया, टॉलरेंस हो गया, गोल्ड के लिए 5% का होता है हमारे पास, और सिल्वर के लिए अगर हम बात करते हैं सिल्वर के लिए 10% होता है। और अगर हम नो कलर यानी कि हमारे पास कोई कलर नहीं है तो हमारा जो टॉलरेंस होगा वो 20% होगा। अब ये नो कलर का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो हमारे पास जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं ना, उन पर 4 तरह की 4 कलर्स होते हैं स्ट्रिप्स के। 4 कलर्स होंगे, या तो इनमें से कोई पहले जो 3 होंगे वो यहाँ तक के होंगे, वाइट तक के पहले 3, और जो चौथा होगा वो इन तीनों में से कोई एक होगा, या तो गोल्ड कलर होगा या सिल्वर कलर होगा या फिर उस पर कोई कलर होगा ही नहीं। यहाँ से हमारा ये चीज़ यूज़ होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसमें से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है एक छोटा सा, कि जो पहले 2 कलर होंगे, फर्स्ट 2 कलर्स इन ए कार्बन रजिस्टर, जो पहले 2 कलर होंगे वो इंडिकेट करेंगे डिजिट्स को। डिजिट्स हमारी हम यूज़ करेंगे यहाँ से, ये 0 1 2 3 अप टू 9 ये हमने यूज़ करना है। ये जो पहले 2 कलर होंगे हमारे, पहले दोनों के दोनों कलर से डिजिट्स इंडिकेट करेंगे हमारे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये तो हो गया हमारा यहाँ पर फर्स्ट 2 कलर्स के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इसमें 2 कलर नहीं है, इसमें टोटल 4 कलर होते हैं। तो पहले 2 कलर्स का जो काम था वो तो था ये। अब जो थर्ड कलर होगा, थर्ड कलर इंडिकेट करेगा मल्टीप्लायर, यानी मल्टीप्लायर इनमें से कोई एक आएगा। जो कलर होगा थर्ड नंबर पर उसके लिए जो पावर है वो यूज़ होगी मल्टीप्लाई में। और जो फोर्थ कलर होगा, फोर्थ कलर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टॉलरेंस को इंडिकेट कराएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, कि द कलर्स ऑफ ए कार्बन रजिस्टर्स आर। कोई कार्बन रजिस्टर है हमारे पास, उसके लिए हमें कलर्स गिवन है। इनमें सबसे पहला जो कलर है वो रेड कलर, दूसरा नंबर पर येलो कलर, तीसरे नंबर पर ब्राउन कलर, चौथे नंबर पर हमें गोल्ड कलर गिवन है। अगर यहाँ पर नो कलर यानी कि कोई भी कलर नहीं होता, ओनली ये 3 ही कलर होते, रेड येलो और ब्राउन, तो चौथे कलर का कोई यूज़ नहीं होता, बस जो टॉलरेंस है हमारी वो टॉलरेंस चेंज होती। अब हम देखते हैं हमारे पास रेड। देखो सबसे पहले नंबर पर है रेड कलर, और रेड के लिए अगर हम टेबल में जाते हैं तो रेड के लिए टेबल में हमारे पास डिजिट आ रही है जो वो है 2। ठीक है, और अब जो दूसरे नंबर का कलर है, दूसरे नंबर पर हमारे पास जो कलर है वो येलो है। अब हमें देखना है येलो के लिए अगर हम जाते हैं तो येलो के लिए हमारे पास टेबल में आ रहा है 4। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ब्राउन के लिए अगर हम जाते हैं तो ब्राउन, देखो ब्राउन हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, और ब्राउन के लिए आ रहा है 10⁻1, और ब्राउन के लिए हमारे पास 1 है तो हमने 1 का यूज़ कर 10⁻1 हो जाएगा। गोल्ड हमारे पास गिवन है, गोल्ड हमारे पास है 5% रख रहा है तो 5% आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस आ जाता है 24 × 10⁻1 ± 5%। अगर यहाँ पर गोल्ड नहीं होता, कोई भी कलर नहीं होता, तो 5 की जगह हम यूज़ करते 20%, जो किसी भी कलर के लिए नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक के पास हम चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारे पास कई बार ये एग्जाम में हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि रेजिस्टेंसेस को हम कॉम्बिनेशंस में अटैच करते हैं, यानी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में भी लगाते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी लगाते हैं। तो हम रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास 2 तरह की कॉम्बिनेशन है, पैरेलल सीरीज़ और मिक्स ग्रुपिंग भी हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं, पहला जो कॉम्बिनेशन हमारा वो है हमारे पास, चलिए देखते हैं हमारे पास पहला जो कॉम्बिनेशन आता है। हम पहले बात करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन कैसा होगा, हमारे पास अगर रजिस्टर्स जो हैं एंड टू एंड कनेक्ट हैं आपस में, तो हम उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन को सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और ये हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर हमने 3 रजिस्टर्स ले रखे हैं, R1 R2 R3, और किसी बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर रखे हैं ये सीरीज़ में, और जो करंट है यहाँ पर वो करंट आई फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारे पास कॉम्बिनेशन जो सीरीज़ है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो करंट है वो करंट हर किसी कंपोनेंट के पास सेम होता है। तो हमारे पास अब हम देखते हैं कि हमने 3 रेजिस्टेंसेस ले रखे हैं, तीनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हैं, और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V1 V2 V3 है, और जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, हमने इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी जो सप्लाई दे रहा है वो वोल्टेज V है। तो ओम्स लॉ का अगर हम यूज़ करते हैं तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V = IR होता है। तो हम ऐसे ही V1 IR1, V2 IR2 और V3 IR3 लेते हैं,
और जो नेट वी होगा हमारा वो होगा V1 + V2 + V3 के। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन पर हमारे पास रिजल्ट आता है IR = IR1 + IR2 + IR3। और यहाँ से जो R होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू हमारे पास होगी R1 + R2 + R3। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल है। कैसे पैरेलल होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि जहाँ पर सर्किट के अंदर करंट का डिवीज़न होता है उस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं। और हमें एक चीज़ याद रखनी है, करंट का डिवीज़न है यहाँ पर, तो हमारे पास जो पोटेंशियल होगा यानी जो वोल्टेज होगी वो कांस्टेंट होगी। देखते हैं आगे। इफ़ ए नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर R1, R2 और R3 ये तीनों आपस में कनेक्शंस में हैं। जब ये तीनों कनेक्शंस में हैं तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा ये कॉम्बिनेशन प्रोवाइड होगा यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। अब जैसा कि हमने देखा था कि जो टोटल हमारे पास सर्किट के अंदर जो करंट आई फ्लो कर रहा था वो पॉइंट्स पर आने पर, कॉमन पॉइंट्स पर आने पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। कौन कौन से कॉमन पॉइंट्स पर? एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। तो इन दोनों पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पर आने पर ये टोटल करंट आई 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1, I2, I3। तो जो टोटल करंट होगा हमारा, वो टोटल करंट होगा हमारा I = I1 + I2 + I3। ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं हम, तो I = V/R। तो यहाँ से तीनों चीज़ें निकालनी है, सारी की सारी चीज़ें, और इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का दोनों का कंपैरिजन करना है। जब कंपैरिजन करोगे तो रिजल्ट ये आता है। यहाँ से हम देखते हैं V हर किसी के पास है, कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R जो होगा 1/R जो होगा वो आएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे पास ये आएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमें एक चीज़ याद रखनी है, क्या होता है बेसिकली कई बारी रिज़ल्ट हम निकालने जाते हैं तो रिज़ल्ट को हम यहाँ तक छोड़ देते हैं लाके, लेकिन हमें रिज़ल्ट को यहाँ पर नहीं छोड़ना है, हमें रिज़ल्ट को यहाँ तक लेके आना है। तो ये जो होगा हमारे पास ये टोटल रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। और 2 पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं कि हमारे पास अगर हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन था उनमें जो सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस था उससे ज़्यादा होगा, ये होगा सीरीज़ में। अगर यहीं पर हम जाते हैं पैरेलल के पास, तो पैरेलल में जो रजिस्टर है जिसकी वैल्यू सबसे कम है, टोटल रेजिस्टेंस उससे भी कम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ आपको 2 लाइंस हैं, ये मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई हैं, ये आपको याद रखनी है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। मिक्स ग्रुपिंग होती है हमारे पास। अगर सीरीज़ है इजीली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, पैरेलल है इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन जब मिक्स ग्रुपिंग होती है तब हमें कन्फ्यूज़न होता है कि हम कैसे सॉल्व करें कैसे नहीं करें। चलिए देखते हैं हम मिक्स ग्रुपिंग को कैसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखो ले रखा है एक अल्फ़ाबेट बना रखा है A। इस अल्फ़ाबेट का मेरे को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। कहाँ पर? इस पॉइंट A और इस पॉइंट E, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस मेरे को निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, और मेरे को वैल्यूज़ है यहाँ पर ये 10 ओम, यहाँ पर ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये है 20। और मैंने क्या किया है यहाँ पर अपनी तरफ से रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया। ये वाला R1, ये वाला R2 हो गया, ये R3 हमारा, ये हमारा R4 और ये हमारा R5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें सबसे पहला जो काम होगा वो ये फाइंड आउट करना होगा कि इसमें कौन सी चीज़ें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, कौन सी चीज़ें पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए एक छोटा सा लॉजिक अगर हम देख के चलते हैं तो यहाँ से ये जो करंट है I वो एंटर करता है। ठीक है, चलिए करंट ने यहाँ से एंटर किया, इस पॉइंट पर पहुँचा, ये जो I करंट था पॉइंट B पर पहुँचेगा। पॉइंट B पहुँचने के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक तो इधर BD के पास आएगा, एक BC के पास जाएगा। चलिए माना हमने कि यहाँ पर जो करंट था वो 3 एम्पियर आया, ये 3 एम्पियर करंट यहाँ पर पहुँचा। अब ये 3 एम्पियर यहाँ पर आने के बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हमने कंसीडर कर लिया कि 2 एम्पियर तो इधर आ गया और 1 एम्पियर इधर चला गया। ठीक है, तो 1 एम्पियर जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा C तक 1 एम्पियर ही है, और C से D के पास आएगा, यहाँ भी 1 एम्पियर है। तो यानी कि जो रजिस्टर है B, C और D, इन तीनों इसके बीच में लगे हुए, इन 3 पॉइंट्स के बीच में, ये दोनों सीरीज़ में होंगे।
और यहाँ पर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है R2 और R4। तो हमारे पास क्या है, R2 और R4 सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, तो हम इनका जो रेजिस्टेंस आता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन का उसे RS1 कंसीडर कर लेते हैं। तो रिजल्ट बनता है R2 + R4, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 10 + 10 यानी 20 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा जो कॉम्बिनेशन था, जो पहले कुछ इस तरह दिख रहा था, अब वो इस तरह ना दिख के कोई कॉम्बिनेशन में एक और कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है, एक और फेस उसका चेंज हो जाता है, जो इस तरह से हमें मिलता है। तो RS1 ये यहाँ पर इस तरह से क्यों आया, क्योंकि करंट जैसे ही पॉइंट बी पर आया था वो डिवाइड हुआ था। कुछ करंट इधर गया था, कुछ करंट ऊपर गया था, तो जितना करंट ऊपर गया था वो सारा का सारा यहाँ तक आने वाला वो करंट सेम ही था। तो इसीलिए यहाँ से जो करंट गया वो यहाँ तक सेम आएगा, ये करंट अलग जाएगा। तो अब हमने देखा RS1 और R31 ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके पास करंट अलग है और इसके पास करंट अलग है। तो इनका जब करंट अलग अलग आया तो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, RP1 हमने कंसीडर कर लिया, इन दोनों का इफेक्टिव जो आएगा। तो 1/RP1 = 1/RS1 + 1/R3 वैल्यू हमने प्लेसअप किए, रिजल्ट आया 1/RP1 = 3/20 और RP1 जब हमने कैलकुलेट किया तो वो आया 20/3 ओम। ओके स्टूडेंट, समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन इस तरीके से आ जाता है हमारे पास, R1 RP1 R5। इन तीनों को हम देखते हैं, यहाँ से जो करंट आ रहा था, अब यहाँ से जो करंट आएगा सीधा निकल जाएगा, पास हो जाएगा सर्किट में। और ये जो करंट होगा हमारा कांस्टेंट होगा, कॉमन होगा तीनों रजिस्टर्स के पास। तो अब ये जो रजिस्टर्स हैं ये तीनों के तीनों सीरीज़ में होंगे। ये जो रजिस्टर्स हैं R1 RP1 R5 ये तीनों के तीनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होंगे। और जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं, हम इनका सीधा एडिशन करते हैं। और जब आप इनका सीधा एडिशन करोगे तो 10 + 20/3 + 20/3 80/3 यानी 26.7 हो। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आता है इस सर्किट के अंदर। आई होप कि समझ आया होगा। चलिए हम अगले कॉम्बिनेशन के पास चलते हैं। हमारे पास कई बार ये एग्ज़ाम में तरह तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो देखते हैं अगले कॉम्बिनेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस A और B के बीच में 3 लगा रखे हैं, ये रजिस्टर, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है और हर किसी की जो वैल्यू है वो 3 ओम है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं तीनों के तीनों जो रजिस्टर हैं वो R1 R2 R3 हैं। अब देखो हमें एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ से करंट आया, बार बार हमें वही करंट का ध्यान रखना है कि करंट कैसे आ रहा है, कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा। अब करंट जब यहाँ पे आया, इस पॉइंट पर जब करंट पहुँचा तो वो करंट डिवाइड हो गया। कुछ करंट इधर आया नीचे की तरफ यहाँ और कुछ करंट यहाँ गया। इसका मतलब जब करंट का डिवीज़न हुआ और करंट के डिवीज़न है तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल को फॉलो करेगा। आगे हम देखते हैं फिर से, यहाँ पर जो करंट इसके पास आ रहा था वो यहाँ आके फिर डिवाइड हो गया। कुछ करंट अलग गया, कुछ करंट इधर आया और यहाँ से हमारे पास इसके पास अलग करंट मिला, इसके पास अलग करंट मिला और इसके पास अलग करंट मिला। जब तीनों चीज़ों के पास, तीनों रजिस्टर्स के पास करंट की वैल्यू जो है वो करंट की जो वैल्यू है जब वो तीनों रजिस्टर्स के पास अलग अलग होगी तो हमारे पास क्या होगा, कॉम्बिनेशन जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को फॉलो करेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा अब इस तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। और जब हम रिप्लेस करते हैं तो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे यहाँ से और ये हमारा यहाँ पर अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं कि अब हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट A और B का, पॉइंट A और B के बीच में। यहाँ पर पॉइंट हमारा A है, यहाँ पर पॉइंट हमारा B है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर ये जो अभी हमें क्या करना है, पहले इसको, ये जो सर्किट हमें गिवन है, ये जो हमारे पास सर्किट गिवन है, इसको पहले सिमिट्री के अकॉर्डिंग हमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सिंपल फॉर्म में कैसे, देखो यहाँ पर एक पॉइंट A था, पॉइंट हमारा A ये हो गया। यहाँ से एक वायर ऊपर की तरफ जा रही थी 10 ओम रेजिस्टेंस लेके, हमने ये 10 ओम रेजिस्टेंस की एक वायर ऊपर की तरफ कर दी। अब हमने देखा कि एक वायर दूसरी थी, उसके पास 20 ओम था, यहाँ से करंट डिवीजन था इन दोनों के पास, तो हमने यहाँ पर अलग कर दिया इसको। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं पॉइंट B के पास। पॉइंट B हमारा ये है। यहाँ हम देखते हैं पॉइंट B से एक वायर ऊपर की तरफ जा रही है, कहाँ पर, जहाँ पर ऊपर वाली पहली वाली यानी वायर A से जो 10 ओम आ रहा था उसके पास जा रही है। तो वायर A का 10 ओम यहाँ पर आ रहा था,
तो यहाँ से वायर बी को लेके गए तो 10 ओम के पास गया। अब हमने देखा कि वायर बी के पास से 20 ओम जा रहा है, कहाँ, वायर ए के 20 ओम के पास। तो वायर बी का 20 ओम ये है और वायर ए का 20 ओम ये है, यानी कि यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा था, तो यहाँ से हमने यूज़ किया। अब देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर हमारे पास P डिवाइड बाय Q इक्वल टू R डिवाइड बाय S, अगर ये फॉर्म आती है P बाय Q और R बाय S, ये फॉर्म आती है। अब P क्या है इसमें, P हमारे पास होता है ये वाला रेजिस्टेंस, और Q क्या है हमारे पास, Q होता है हमारे पास, हम इस वाले रेजिस्टेंस को नाम देते हैं, R हम इसको नाम देते हैं, और S हम इसको नाम देते हैं। तो अगर हमारे पास P बाई Q और R बाई S इन दोनों का रेशो सेम आता है, तो ये हमारी जो कन्फिग्रेशन है, ये जो कंडीशन है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की आती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है अगर ये चीज़, ये पॉइंट अटैचमेंट, ये पॉइंट आपको अटेन होता है, ऑब्टेन होता है, तो ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस होगा इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बीच वाली वायर होगी, इस वायर के पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है। जो ट्रिक पॉइंट है यहाँ पर वो यही है कि इनका जो रेशो होगा इस वाले रेजिस्टेंस का इसके साथ, इस वाले रेजिस्टेंस का इसके साथ, इनका जो रेशो होगा, अगर वो रेशो सेम आता है तो ये जो बीच वाली वायर है उसके पास कोई करंट नहीं रहेगा, और जब उसके पास कोई करंट नहीं रहेगा तो हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, और जब नेगलेक्ट किया जाएगा तो हमारा जो सर्किट होगा वो इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से देखो हमारी जो बीच वाली वायर थी वो उठ चुकी है, R1 एज इट इज़ है, R3 एज इट इज़ है, R2 एज इट इज़ है और R4 एज इट इज़ है। अब हमने वही देखना है कि हमारे पास क्या है, R1 R3 सीरीज़ में है, रिज़ल्ट निकाला 20 आ गया। ऐसे ही R2 R4 भी सीरीज़ में है, रिज़ल्ट निकाला फिर से 40 आ गया। 20 + 20 करोगे 40 आएगा। अब हमारे पास आगे क्या है, आगे देख, अब हमारे पास देखो, हमारे पास जो निकाल के आया R1 R3 का, उसे हमने RS1 दे दिया नाम, R2 R4 का जो आया उसे हमने RS2 दे दिया नाम। अब देखो यहाँ पर RS1 और RS2 ये दोनों क्या हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और जब ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम यूज़ रिजल्ट करेंगे उसका जो होता है 1/20 + 1/40 यानी 2 + 1/40। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 3/40 1/R आया है, लेकिन हमें क्या निकालना है, R निकालना है, तो R हमारे पास हो जाएगा 40/3 ओम। दिस इज़ द फाइनल रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B जो हमें सर्किट गिवन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना, हमें एक और सर्किट गिवन है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 5 है, ये 5, ये 10 और ये 10। यहाँ पर ये है हमारा पॉइंट A और ये है हमारा पॉइंट B। अब हमें पॉइंट A और पॉइंट B इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। चलिए आते हैं आंसर के पास। तो पहले हमें क्या करना है, सिमिट्री के अकॉर्डिंग हमने पहले, सबसे पहला जो काम होगा वो काम होगा कि जो सर्किट है उस सर्किट को हमें सिमिट्री के अकॉर्डिंग प्लेसअप करना है। तो देखते हैं हमारे पास, देखो यहाँ पर सर्किट जो था, यहाँ पर हमने देखा यहाँ से करंट एंटर करेगा, कुछ करंट इधर आएगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा, और जो करंट यहाँ पर पहुँच रहा है इस पॉइंट पर, वो करंट डिवाइड हो रहा है दो पार्ट्स में, कुछ करंट इधर आया, कुछ करंट इधर आया। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए। ऐसे ही हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी करंट आया, यहाँ पर भी करंट आया, अब ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए। तो जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल, क्योंकि अलग अलग हैं करंट इनके पास, ये ऑलरेडी अलग अलग हैं। तो देख लेते हैं अब हमारा सर्किट कैसे रिप्लेस होता है। सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से रिप्लेस हो जाता है। R1 R2 R3 R4, R1 R2 पैरेलल में है और R3 R4 भी पैरेलल में है। तो पहले R1 R2 का जो आया उसे हमने RP1 नाम दे रखा है, तो 1/RP1 हम निकालने जाते हैं, 1/5 आएगा, RP1 हमारे पास 5। ऐसे ही 1/RP2 निकालने जाओगे, ये आपके पास 1/5 आएगा, RP2 और R1P2 दोनों की वैल्यू 1/5। अब वो सर्किट में इस तरह से रिप्लेस हो जाते हैं। ये है RP1 इसका और इसका इक्विवेलेंट, ये है RP2 इसका और इसका इक्विवेलेंट। चलिए अब हमने आगे देखा, RP1 RP2 सीरीज़ में है, इनका रिजल्ट निकाला, ये 10 आ गया। अब आगे देखते हैं, हमारा जो सर्किट है वो इस तरह से रिप्लेस हो जाता है। हमारे पास R6 जो है वो यहाँ पर R6 एज इट इज़ रह जाता है, ये RS1 रहता है हमारे पास, और ये रह जाता है R5।
अब हमें क्या करना है, ये तीनों हमारे पास पैरेलल में हैं, और जब ये तीनों पैरेलल में हैं तो हमें क्या करना है, अब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना है, जो हमारे पास रिजल्ट ये लेके आएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट होगा सॉल्व करके लाते हैं तो 2 ओम आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास चलिए एक और कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हमें दे रखी है। हमारे पास रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस के साथ साथ एक कैपेसिटर भी कनेक्ट कर दिया सर्किट में, जो यहाँ पर है, ये रहा, और हमसे बोला जा रहा है पॉइंट ए और पॉइंट एफ, पॉइंट ए और पॉइंट एफ, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या होगा, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, सर्किट सॉल्व करना है तो जिन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है, उन पॉइंट्स को तो सबसे लास्ट में सॉल्व करना है आपको, पहले उसके अलावा सर्किट को और तरीके से और जगह से सॉल्व करके लाना है। तो अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर हमारा ये कैपेसिटर कनेक्ट है, जैसे ही ये बैटरी करंट पास कराएगी सर्किट के अंदर, कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, और जब कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज होगा तो उस केस में जैसे ही कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज हो जाएगा, ये जो आर्म है हमारी सी, ई और एफ, इस आर्म के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अब ये आर्म है जो हमारी, ये ख़त्म हो जाएगी, और जो हमारा सर्किट है वो इस तरह से मिलेगा हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस R1 है, ये वाला हमने R2 कंसीडर कर लिया, ये हमने R3 और ये हमारा R4। ठीक है, तो अब आप इसे आसानी से कर ही लोगे इजीली। ये R1 R2 दोनों सीरीज़ में हैं, इनका हमने सीरीज़ निकाला, रिजल्ट आ गया 6 ओम, तो इसका नाम दे दिया हमने RS1। और इसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये देखो RS1 बना और यहाँ पर R3, RS1 और R3 दोनों पैरेलल हैं, तो इनका पैरेलल निकाला, वो हमारा 1/RP1 हो गया, सॉल्व किया हमने, ये 2 ओम आ गया। ठीक है, और अब हमने देखा RP1 और R4 दोनों सीरीज़ में हैं, और जब सीरीज़ में हैं तो सीरीज़ का रिज़ल्ट हम निकालने जाते हैं, वो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा 5 ओम। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा, और अगर कोई डाउट रहता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, गुड बाय, थैंक यू, वी विल मीट with the next topic in next class. Okay students, goodbye.